हेलो दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है। ऑफिस या डिपार्टमेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है। और ये क्वेश्चन इतना परेशान कर रहा होता है, इसका डिसीजन कैसे लें, कौन से रिजिम में ज़्यादा फायदा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। और हाँ, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट या अन्य जगह से टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप अपने इनकम और डिडक्शन के आधार पे न्यू या ओल्ड टैक्स रिजिम का डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजिम यानी कि जो FY 2025 से 26 यानी 1 अप्रैल 2025 से चालू हुआ है, हम पुराने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप नए वाले फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप नए वाले टैक्स रिजिम में रहते हो तो कितना टैक्स बचता है कंपेयर टू पुराने वाले यानी कि पहले वाले टैक्स रिजिम के। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो नए वाले टैक्स रिजिम है वो 4 के मल्टीपल्स में है, जैसे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, उसके आगे भी। जिनका 0 से 4 लाख का इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। जिनका 4 लाख से ऊपर की इनकम है, जैसे 8 लाख तक का इनकम पे 5%, 12 लाख के इनकम पे 10%, 16 लाख के इनकम पे 15%, 20 लाख तक के इनकम पे 20%, इस तरीके से आगे भी हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा होगा कि 12 लाख के इनकम पे टैक्स फ्री है। यस, फ्री है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कब? जब आपकी इनकम 12 लाख से कम है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिला के 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो टैक्सेशन चालू होता है 4 लाख से। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे नए वाले टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड यानी पहले वाले टैक्स रिजिम में, किसमें फायदा है। तो इसको कुछ बेसिक लाइन से समझते हैं और फिर टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से अपने इनकम और डिडक्शन के आधार पर यह तय कर पाएंगे कि ओल्ड या न्यू टैक्स स्लैब चुनना चाहिए। अगर किसी का इनकम 12,75,000 रुपए से कम है तो उसे सीधा सीधा न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। और अगर 12,75,000 से ऊपर की इनकम है और उसका डिडक्शन भी 0 है तो भी उसे न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। जिनका इनकम 16 या 17 लाख रुपए है और उनका पूरा डिडक्शन हो रहा है। डिडक्शन मतलब जैसे कि नियोक्ता द्वारा HRA मिल रहा है, 80C के तहत 1.5 लाख का छूट मिलता है और होम लोन के तहत इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का भी मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हों या फिर डोनेशन किए हैं और NPS में भी कंट्रीब्यूशन है, तो सारी चीजें मिलाकर अगर आपका 7 या 7.5 लाख से ऊपर का डिडक्शन बनता है तो आप ओल्ड टैक्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर 16-17 लाख का इनकम है और डिडक्शन 7 या 7.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो आप निश्चित रूप से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए, अन्यथा न्यू टैक्स रिजिम में रहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हमारा डिडक्शन कितना होता है। बट आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि अगर आपका 16-17 लाख रुपए तक का इनकम है और आपके पास 7 या 7.5 लाख रुपए से ऊपर का डिडक्शन है तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहिए, अन्यथा न्यू टैक्स रिजिम में आना चाहिए जब आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है। तो आइए जानते हैं डिडक्शन होता क्या है। इसको हम सेविंग भी बोलते हैं। पहला है HRA, एक भत्ता है जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा
अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। अपने कर्मचारियों को उनके घर के किराया चुकाने के लिए देता है। यह भत्ता कर्मचारी के वेतन का हिस्सा होता है और टैक्सेबल होता है। अगर आप मेट्रो सिटी यानी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में रहते हैं तो आप HRA 50% तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। जबकि आप अगर नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप HRA का 40% तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। टैक्सेशन में HRA कैलकुलेट कैसे होता है, आइए इसे एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक और DA मिलाकर 65,000 रुपये पर मंथ है, तो साल का 12 महीने का टोटल लगभग 8 लाख रुपए होता है। और आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां आप 40,000 रुपये पर मंथ का किराया देते हैं, तो टोटल 4,80,000 रुपये का आप रेंट पे करते हैं। क्योंकि मेट्रो सिटी यानी महानगर में रहते हैं तो आपकी पूरे साल की जो बेसिक प्लस DA यानी 8 लाख का 50% इक्वल टू 4 लाख आपके द्वारा भुगतान किया गया किराया पर मंथ 40,000, तो पूरे साल का 4,80,000 हुआ। अब 4,80,000 में आपका पूरे साल का टोटल बेसिक प्लस DA यानी 8 लाख का 10% यानी 80,000 रुपए आपके टोटल रेंट से माइनस हो जाएंगे। तो ये हुआ 4,80,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 4 लाख। अब इस मामले में पहला जो बेसिक प्लस DA का 50% यानी 4 लाख रुपए होता है। दूसरा, आपने 40,000 पर मंथ रेंट दिया, साल का टोटल 4,80,000 हुआ। तीसरा, भुगतान किया गया टोटल किराया माइनस बेसिक प्लस DA का 10% इक्वल टू 4 लाख। इन तीनों राशि में जो सबसे कम होगा वही HRA होगा आपका। तो पहला डिडक्शन हम लोगों ने HRA के रूप में जाना। अब दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 तक के प्रीमियम पर तक की छूट मिलेगी, और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए तक की प्रीमियम पे छूट मिलेगी, यानी टोटल 75,000 रुपए तक के प्रीमियम पे आप क्लेम ले सकते हैं। तीसरा डिडक्शन 80C का तो बहुत ही फेमस है, तो आप सब जानते होंगे। इसमें ELSS, SSY, प्रिंसिपल होम, PPF, LIC, स्कूल फीस इत्यादि, इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा डिडक्शन के रूप में है NPS। अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन NPS में करते हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। पांचवा डिडक्शन है सेक्शन 24B का। अब इसमें आपने अगर होम लोन लिया है और उस होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। छठवां डिडक्शन है अगर आपकी कंपनी NPS कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब जैसे प्राइवेट कर्मचारी बेसिक का मैक्सिमम 10% कंपनी उनका NPS कंट्रीब्यूट करती है, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका मैक्सिमम 14% तक होता है। मान लीजिए बेसिक साल का 8 लाख रुपए है, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के केस में बेसिक का 10% यानी कि 80,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कंपनी करेगी, और अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उस केस में 8 लाख के बेसिक 14% यानी कि 1,12,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कंपनी NPS के रूप में करेगी। ऊपर बताए गए निम्न डिडक्शन अगर आपके पास है और एवरेज 7.5 लाख से ऊपर का है तो फिर ओल्ड टैक्स रिजिम ठीक है। नए वाले टैक्स रिजिम में भी 75,000 रुपए डिडक्शन के साथ साथ 1,40,000 रुपए तक का उसमें भी छूट है। बाकी और भी डिडक्शन हैं लेकिन ज्यादातर अपने लिए एलिजिबल नहीं है। अपने टोटल इनकम और डिडक्शन के आधार पर नए टैक्स और पुराने टैक्स रिजिम को टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस टैक्स स्लैब में जाना चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको जानकारी समझ में आई होगी।
आपने हेडिंग में देखा होगा, लिखा था सावधान, अब एआई करेगा आपके आईटीआर फाइल की जांच। यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आईटीआर फाइल प्रोसेस करने में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई बेस पर जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वह टैक्स पेयर के पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों को एक्सेस करेगा और उसके बाद सारी जानकारियों का रिटर्न में दी गई जानकारियों के साथ मिलान करेगा। जो इनकम टैक्स नोटिस की बाढ़ आने वाली है वो एआई की वजह से आने वाली है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 26AS के तहत वेरीफाई होता है और आपको इंटीमेशन आता है 143(1) के तहत। जैसे आपने इनकम 26AS में 20 लाख का दिखा रखा है और आईटीआर में 15 लाख का, तब आपके इंटीमेशन डिफेक्ट दिखाएगा कि आपकी ग्रोस इनकम 20 लाख रुपए है और आपने आईटीआर में 15 लाख रुपए दिखा रखा है। इंटीमेशन सिर्फ आपके 26AS के आधार पर डिफेक्ट दिखाता है, यहां तक नॉर्मल था। TIS के तहत बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। AIS के तहत हमारी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री और भी बहुत कुछ होते हैं। SFT में कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी खरीदना, क्रेडिट कार्ड यूज करना, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो SFT के अंतर्गत आती है। पहले TIS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, SFT ट्रांजैक्शन, इन सब की वेरिफिकेशन आपके आईटीआर के अंतर्गत उतनी गहराई से नहीं होती थी। इन केसेस के लिए टैक्स डिपार्टमेंट मैन्युअली 148 का नोटिस भेजता था, क्योंकि मैन्युअली इन्वेस्टिगेशन होते थे, 3 से 5 साल लग जाते थे, बहुत सारे पैरामीटर थे जो चेक नहीं हो पाता था। मोटा मोटी ढंग से देखकर पकड़ में आया तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता था। अब इन सब की डाटा की जांच एआई करेगा। एआई सब जगह से डाटा इकट्ठा करेगा और फिर ऑटोमेटिकली 143(2) का नोटिस भेज देगा। पिछले 5 साल का आईटीआर वेरिफिकेशन करेगा एआई। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।